साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे संविधान निर्माण को लेकर, और देखिएगा संविधान निर्माण के संदर्भ में अपन बात करें तो अपने संविधान निर्माण को लेकर जो भारतीय प्रयास और अंग्रेजी प्रयास थे, यानी संविधान निर्माण के लेकर जो अंग्रेजों के प्रयास, कौन से प्रयास? अंग्रेजों के प्रयास, और अंग्रेजों के प्रयास से पूर्व अपने पढ़ा था संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से प्रयास? भारतीय प्रयास। संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से प्रयास? भारतीय प्रयास। और संविधान निर्माण के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर, कि संविधान सभा की बैठकों का दौर कब शुरू होता है और अंतिम बैठक कब होती है, संविधान लागू कब होता है। इन प्रश्नों को लेकर, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडिंग लगा दीजिएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। क्या हेडिंग लगाएंगे? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। साथियों, इससे पूर्व जो है हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए, चुनाव में कौन से राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिली, साथ ही माउंटबेटन योजना क्या थी, कैबिनेट मिशन क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव के बारे में अपने बात की है। अब संविधान सभा का चुनाव हो चुका था। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या थी 389। कितने थे? 389। अब बात होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक की। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको दिनांक ध्यान में रखनी है, डेट महत्वपूर्ण होगी। यहां पर दिनांक में कुछ घटनाएं हैं, कुछ तथ्य हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अगर आपने वो एग्जैक्ट ध्यान में रख लिए तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया आप कंप्लीट क्या हो जाएंगे, जान जाएंगे। देखिए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिनांक आपको ध्यान में रखनी है 9 दिसंबर 1946। कौन सी ध्यान में रखेंगे? 9 दिसंबर 1946। देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की कौन सी बैठक? प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने जो मेंबर आए थे? 207। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 389। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 389। आए कितने हैं पहली बैठक में? 207। कौन कौन नहीं आए? ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था एक तो किसने? मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था कौन सी लीग ने? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के साथ दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि देशी रियासतों के सदस्यों ने भी प्रथम बैठक का क्या किया था? बहिष्कार। तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्यों दोनों ने क्या किया था? प्रथम बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। प्रथम बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। किस किसने? मुस्लिम लीग और देशी रियासत। क्यों किया था? कारण भी सुन लीजिएगा। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने तो इसलिए बहिष्कार किया था, पहली बात तो ये चुनाव में जो परिणाम आया था उससे निराश थे। 73 सीटों पर ही मुस्लिम लीग विजय हो पाई। दूसरा, इसके तहत यह हुआ कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात उन्होंने प्रथम बैठक में जाने से स्पष्ट रूप से क्या कर दिया? मना कर दिया और कहा हम संविधान, इस भारत के संविधान सभा का क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। हमारे लिए तो एक अलग से ही क्या होना चाहिए? संविधान का निर्माण होना चाहिए और एक अलग ही देश होना चाहिए, अर्थात भारत का क्या किया जाना चाहिए? विभाजन किया जाना चाहिए। यह बात कही थी किन्होंने? तो आपको ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग ने। साथ ही देशी रियासतें तो थी, देशी रियासतों के राजाओं ने मनोनीत तो कर दिए थे, लेकिन सदस्यों ने बहिष्कार किया। इसलिए क्योंकि देशी रियासतों के संदर्भ में कहा गया कि आपको स्वतंत्र बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो न तो मुस्लिम लीग के सदस्य आए और न ही देशी रियासतों के सदस्यों ने प्रथम बैठक में क्या लिया? भाग लिया। जब प्रथम बैठक में 207 सदस्य ही आए तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल, अभी तो कौन है? एटली, लेकिन इससे पूर्व कौन थे? चर्चिल। मैं बात कर रहा हूं 1946 की। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और एटली से पूर्व कौन थे? चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा?
कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है, और दुल्हन गायब होने का मतलब है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में नहीं आई है, इसलिए संविधान सभा का कोई औचित्य नहीं है भारत में। भारत के लोग किसी भी कीमत पर संविधान का निर्माण कर ही नहीं सकते। ये बात कही थी कि इन्होंने विंस्टन चर्चिल ने। पटेल ने कहा कि भले ही दुल्हन आए या नहीं आए, हम तो संविधान सभा की बैठकों का क्रम क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। ये भी बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। किन्होंने कहा तो ध्यान से सुनिएगा, विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। क्या कहा था विंस्टन चर्चिल ने कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है, भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है, भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह बात किन्होंने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। ध्यान से सुनिएगा क्यों कही थी? प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ध्यान में रखिएगा। प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण क्या कहा कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन क्या है, गायब है। और क्या हुआ था प्रथम बैठक में, वो भी ध्यान में रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य आए थे, और इन 207 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 महिलाएं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 महिलाएं थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 207, जबकि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 थी। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कौन सी ध्यान में रखेंगे? प्रथम बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन, संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में हुआ था। प्रथम बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 207 मेंबर आए थे और इनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 थी। अगली बात ध्यान में रखनी है, प्रथम बैठक से संबंधित की। और अगली बात क्या ध्यान में रखेंगे? इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किनको बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। क्यों बनाया गया? कारण भी पता होना चाहिए। इनको इसलिए बनाया गया कि ये संविधान सभा में सबसे क्या थे? वरिष्ठ सदस्य थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसके संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, ये जो प्रणाली कहां से ली गई कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये प्रणाली कहां से ली गई? तो ये जो प्रणाली है कहां से ली गई? तो आपको ध्यान में रखना कहां से ली गई है? फ्रांस से। कई बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये प्रणाली अपने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी दिन यानी 9 दिसंबर की अपन बात करें, और 9 दिसंबर को ही संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति बनाए गए। संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति, संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति बनाए गए। और अस्थायी उपसभापति किसको बनाए गए थे? फ्रैंक एंथोनी को। ध्यान से सुनिएगा, फ्रैंक एंथोनी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति। साथियों, फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये एंग्लो इंडियन सदस्य थे। ये जो फ्रैंक एंथोनी ये कौन थे? एंग्लो इंडियन सदस्य थे। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन थे?
आंग्ल भारतीय सदस्य थे। कौन थे ये? आंग्ल भारतीय सदस्य थे। और फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये लोकसभा में सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और फ्रैंक एंथोनी को क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति। फ्रैंक एंथोनी ने ही संविधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या क्या था? प्रतिनिधित्व किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रैंक एंथोनी के संदर्भ में दो बातें और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात तो देखिए, फ्रैंक एंथोनी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फ्रैंक एंथोनी जो ये आंग्ल भारतीय सदस्य थे। कैसे सदस्य थे? आंग्ल भारतीय, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय का क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा। आंग्ल भारतीय का मतलब हुआ कि जिसका जो पितृपक्ष है ये तो कहां का होना चाहिए? यूरोपियन। पितृपक्ष कहां का होना चाहिए? यूरोपियन। और इनकी जो मातृपक्ष हैं ये कहां का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। कहां का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। पितृपक्ष हमेशा कहां का होना चाहिए? यूरोपियन। और मातृपक्ष कहां का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। इनकी संतान को अपन क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। आगे अपन बात करेंगे एंग्लो इंडियन के संदर्भ में। भारतीय संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। और अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन हुआ तो उससे एंग्लो इंडियन के राजनीतिक आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे। फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये लोकसभा में सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले सदस्य। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले सदस्य। लोकसभा में सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले सदस्य भी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम बैठक के संदर्भ में 207 मेंबर आए थे, जिसमें 9 महिलाएं थी। प्रथम बैठक का आयोजन दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जबकि अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित हुए? अच्छा प्रश्न है, प्रथम बैठक में कितने थे? 207। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित हुए, तो आपको ध्यान में रखना है कितने सदस्य आए थे? 211। क्या ध्यान में रखेंगे? तो सबसे पहले आपने बात की कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए थे? 207। कितने आए थे? 207। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य आए? संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य आए, तो आपको ध्यान में रखना है 211। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211। बस यही तो फर्क समझना है आपको। प्रश्न किसी प्रकार का पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे प्रथम बैठक में कितने आए, तो 207 करने हैं, और प्रथम अधिवेशन में कितने? 211 करने। आप कहेंगे बैठक और अधिवेशन में क्या फर्क है? देखिएगा, एक अधिवेशन में बहुत सारी क्या हुई थी? बैठकें हुई थी। एक अधिवेशन में एक से अधिक बैठकें होती है, तो हो सकता है कि प्रथम बैठक में कुछ सदस्य कम आए थे लेकिन दूसरे में आ गए या फिर तीसरी में आ गए। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम बैठक में 207 थे, जबकि प्रथम अधिवेशन का पूछे तो कितने करेंगे? 211 सदस्य क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। कौन सी बैठक के बारे में बात होगी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसके बाद दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946, और 10 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए आमंत्रित मांगे जाते हैं, यानी आवेदन मांगे जाते हैं, और कहते हैं कि किन किन को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाना है। इसके संदर्भ में उनको क्या देना है? आवेदन देना है। और आवेदन जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवेदन जो है किसने रखा था? आपके कृपलानी साहब ने रखा था, आचार्य कृपलानी ने। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगली जो दिनांक ध्यान में रखनी है वो है 10 दिसंबर 1946। 10 दिसंबर 1946। इसमें क्या ध्यान में रखना है? संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। और इसमें एक ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना, वो क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनने हेतु संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष बनने हेतु, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनने हेतु आवेदन मांगे गए, आवेदन मांगे गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनने हेतु क्या मांगे गए? आवेदन मांगे गए। कौन सी डेट ध्यान में रखेंगे? 10 दिसंबर 1946। अगली जो महत्वपूर्ण दिनांक आपको ध्यान में रखनी है वो है कौन सी? 11 दिसंबर 1946 को। कौन सी ध्यान में रखेंगे? 11 दिसंबर 1946। और 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्ताव भी आपको ध्यान में रखना है। किसने रखा? आचार्य कृपलानी ने। किसने रखा था? आचार्य कृपलानी ने क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनते हैं। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष, और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अस्थायी नहीं, अस्थायी तो अपन बात कर चुके हैं। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं? एस.सी. मुखर्जी को। किनको बनाया जाता है? एस.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। और इसी दिन, यानी कौन सी डेट की बात करें अपन? 11 दिसंबर को ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया जाता है? बी.एन. राव को। किनको बनाया जाता है? बी.एन. राव को संविधान सभा का क्या बनाया जाता है? संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। बी.एन. राव साथियों बहुत ही अच्छे विद्वान थे। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। साथ ही बी.एन. राव ने भारत के अलावा बर्मा के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप भी बी.एन. राव ने तैयार किया था। और बी.एन. राव प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग, नीदरलैंड, वहां पर जाने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बी.एन. राव थे। तो बी.एन. राव को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। कौन सी डेट के बारे में बात होगी? 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसका प्रस्ताव किसने रखा? यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य कृपलानी ने। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं एस.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया जाता है? बी.एन. राव को। इसके बाद अगली जो दिनांक आपको ध्यान में रखनी है वो है 13 दिसंबर 1946। कौन सी ध्यान में रखेंगे भाई? 13 दिसंबर 1946 को अगली डेट आपको ध्यान में रखनी है। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या रखा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सी डेट को? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर साहब ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते तब तक अपन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का एक प्रकार से खाका था पूरी तरीके से, कि संविधान में कौन कौन सी बातें शामिल रहेगी, संविधान में क्या क्या अपन जोड़ने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पारित नहीं किया गया। कौन सी डेट के बारे में बात करें अपन? 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब आप बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, तो आपको ध्यान में रखना उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब भारत के भावी संविधान की रूपरेखा, भारत के भावी संविधान की रूपरेखा, भारत के भावी संविधान की रूपरेखा। कौन सा प्रस्ताव है?
उद्देश्य प्रस्ताव। भारत के भावी संविधान की रूपरेखा कौन सा प्रस्ताव है? उद्देश्य प्रस्ताव है। और रूपरेखा का क्या मतलब है? शासन की प्रकृति कैसी होगी, संविधान कैसा होगा, नागरिकों के लिए क्या क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता होगी कि नहीं, एक प्रकार का ऐसा रूपरेखा तैयार की, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और उस ब्लूप्रिंट पे काम करना था किनको? संविधान सभा को। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को मैं क्या कह सकता हूं? संविधान का ब्लूप्रिंट। क्या कह सकता हूं? संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। अब देखिएगा जरा, मैंने कहा एम.आर. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आते तब तक अपने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपन, उनको तो बहाना चाहिए, और अपन इसको अगर पारित कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को, तो कहेंगे हमारी आवश्यकता ही कहां है, तुम तो बनाने ही लगे संविधान। ठीक है, हाँ वहां हो सकता है हमारे में कुछ कमियां हैं, हमारी कुछ मांग है, लेकिन आपकी भी तो ये साथ में बनाना चाहते थे, तो हमें आते मनाते और हमारे साथ बैठकर जो है संविधान का निर्माण करते। एम.आर. जयकर साहब और अंबेडकर साहब ने कहा कि कुछ दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं मुस्लिम लीग का क्या मूड है, भारत में शामिल रहने का विचार है या अलग देश का, क्योंकि अभी तक माउंटबेटन योजना नहीं आई थी। मैं सारी बात कब की कर रहा हूं? 1946 में तो माउंटबेटन योजना अभी तक नहीं आई थी। वहां पर तो क्या कहा गया था कि भारत का विभाजन नहीं होगा, एक ही संविधान होगा। तो ध्यान में रखिएगा, एम.आर. जयकर और एम.आर. जयकर के साथ में कौन सा ध्यान में रखेंगे? भीमराव अंबेडकर। एम.आर. जयकर और अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? एम.आर. जयकर और भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि जब तक, क्या कहा था? जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते, जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हो जाते, संविधान सभा में शामिल नहीं होते, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। तब तक जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या नहीं होगा? पारित नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इन दो विद्वानों के नाम आप जरूर ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने से मना करने वाले कौन थे? एम.आर. जयकर और भीमराव अंबेडकर। कौन सी दिनांक के संदर्भ में बात करें अपन? 13 दिसंबर 1946। अगली दिनांक आपको ध्यान में रखनी है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की बैठक होती है। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे यूं जोश में थे और नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में भाषण देते हुए कहा कि जिस शुभ घड़ी का इंतजार हम कई सदियों से कर रहे थे, जिस शुभ घड़ी का इंतजार हम कई सदियों से कर रहे थे, जिसकी कल्पना हम सब लोगों ने की थी, और जब उस कल्पना को साकार रूप देने की बात आई तो किसी एक पार्टी या एक राजनीतिक दल के उसमें शामिल नहीं हो जाने से हम इस संविधान निर्माण के कार्य को रोक नहीं सकते। ठीक है, हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना ही होगा। और अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और पारित उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का क्या बना? आधार बना। इसीलिए प्रस्तावना को अपन क्या बोलते हैं? उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रियम्बल को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव के कारण कहा जाता है। अच्छा प्रश्न हो सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में कितने दिन का समय लगा था? 41 दिन का, क्योंकि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। कितने दिन का समय लगा था? 41 डेज में उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। पारित उद्देश्य
उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का क्या बना? आधार बना। इसीलिए प्रस्तावना को क्या बोलते हैं अपन? उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव के कारण प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? तो प्रस्तावना का आधार क्या है भाई? उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहा जाता है। मैंने कहा इसको पारित होने में कितने दिन का समय लगा? तो 13 दिसंबर, कौन सी डेट को? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1900, ये जो बीच का समय है ये उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने का समय है। और इसमें आपको ध्यान में रखना कितने दिन का समय लगा? 41 दिन का। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में कुल कितने दिन का समय लगा? 41 दिन का समय लगा। 41 डेज में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और पारित होने के बाद संविधान निर्माण की गति जो है ये तेज हुई। और जब तक उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, फिर ब्लूप्रिंट ही जब तक स्वीकृत नहीं किया संविधान सभा ने, तब तक संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान निर्माण की गति तेज हुई और संविधान निर्माण की बैठकों का क्रम भी क्या रहा? जारी रहा। अगली दिनांक आपको ध्यान में रखनी है 29 अगस्त। कौन सी ध्यान में रखेंगे? 29 अगस्त 1947 को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है 29 अगस्त 1947 को। आप लोगों को पता है, अभी मैंने बात की भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, ये प्रारूप किसने बनाया था? बी.एन. राव ने। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए, इसी प्रारूप पर क्या करने के लिए? विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनती है जिसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। इसी को बोला जाता है साथियों मसौदा समिति। इसी को कहा जाता है कौन सी? मसौदा समिति। और इसी को क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। कौन सी समिति? पांडुलेखन समिति। और इसी को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। प्रारूप समिति क्यों बनी? इसी प्रारूप पर क्या करने के लिए? विचार करने के लिए। जबकि भारतीय संविधान का प्रारूप तो किसने बनाया था? बी.एन. राव जी ने। और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 मेंबर थे किसमें? प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति को और किन किन नामों से जाना जाता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसे मसौदा समिति कहते हैं, इसे पांडुलेखन समिति कहते हैं और इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। देखिएगा जरा, सबसे पहले इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पर रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पर रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बना दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बना दिया। यह भारतीय संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। कौन सी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दूसरा जो मेंबर थे उसको ध्यान में रखना है, मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद सादुल्ला। और ये जो मोहम्मद सादुल्ला है ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। क्या थे?
एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा आपको ध्यान में रखना है के एम मुंशी। क्या ध्यान में रखेंगे? के एम मुंशी। और के एम मुंशी का पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। और ये जो के एम मुंशी थे ये एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य। कई बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप समिति में एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। आप कहेंगे मूल कांग्रेसी का क्या मतलब है? इनके अलावा जो भी मेंबर थे वो कांग्रेस के अलावा किसी और राजनीतिक दल से संबंध रखते थे और उस और राजनीतिक दल के समर्थन से संविधान सभा में पहुंचे थे। लेकिन के एम मुंशी एकमात्र ऐसे मेंबर थे प्रारूप समिति में जो बिना किसी, और न ही उन्होंने कभी जो है कोई राजनीतिक दल परिवर्तन किया। जैसे अंबेडकर साहब मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा में पहुंचे थे और उसके बाद में जो है अन्य जो छोटे दल थे उनकी सहायता से संविधान सभा में पहुंचे थे। लेकिन के एम मुंशी एकमात्र ऐसे प्रारूप समिति के मेंबर थे जो मूल कांग्रेसी थे। अगले सदस्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है, अगला सदस्य है गोपाल स्वामी अयंगर। क्या ध्यान में रखेंगे? गोपाल स्वामी अयंगर। अगला ध्यान में रखेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला आप ध्यान में रखेंगे एन माधव राव। और अगला ध्यान में रखेंगे टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी। कुल कितने मेंबर थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा के एम मुंशी। चौथा गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठा एन माधवराव। और सातवां कौन? टी टी कृष्णामाचारी। एक वी टी कृष्णामाचारी और हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वी टी कृष्णामाचारी और है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। लेकिन यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? टी टी कृष्णामाचारी कर रहा हूं। यहां पर 2 फैक्ट आपको और ध्यान में रखेंगे, और वो कौन से हैं? एक संविधान सभा के मेंबर थे बी एल मित्तर। क्या नाम था? बी एल मित्तर। और बी एल मित्तर ने प्रारूप समिति से क्या दे दिया था? त्यागपत्र। बी एल मित्तर ने प्रारूप समिति से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। और बी एल मित्तर के त्यागपत्र के बाद कौन बने थे? एन माधवराव। तो बी एल मित्तर के त्यागपत्र के बाद में प्रारूप समिति के सदस्य किसको बनाए गए? एन माधवराव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक और सदस्य थे डीपी खेतान। क्या नाम था? डीपी खेतान। और डीपी खेतान साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो डीपी खेतान के बाद में प्रारूप समिति के मेंबर कौन बने? टी टी कृष्णामाचारी। तो ये 2 और सदस्य आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। प्रारूप समिति के सदस्य तो कितने थे? 7 ही थे। लेकिन एक सदस्य थे बी एल मित्तर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में कौन बने? एन माधवराव। और एक सदस्य थे जिनका नाम था डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद कौन बने? टी टी कृष्णामाचारी। आप लोगों को याद कैसे करने हैं वो भी सुन लीजिएगा। ये तो याद ही आप सभी को कौन सा? ये तो याद ही आप सभी को कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम सदस्य आपको पता ही है कौन है? मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम। बाकी सारे कृष्ण भगवान के क्या उपनाम देखिएगा। कृष्ण को कन्हैया कहते कि नहीं कहते? कृष्ण को गोपाल कहते कि नहीं कहते? कृष्ण को कृष्ण कहते कि नहीं कहते? कृष्ण को माधव कहते कि नहीं कहते? और कृष्ण को कृष्ण कहते कि नहीं कहते? प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब को कब बनाया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब को बनाया गया था, वो आपको ध्यान में रखना है 30 अगस्त 1947 को। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को
बनाई गई। 30 अगस्त 1947 को बनाई गई। और इसके संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखनी है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पर रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने किसे बना दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो वो भी नोट करना है आपको कि संविधान सभा ने ऐसा किसने कहा कि मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पर रहते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष पर रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया। ये बात किन्होंने कही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब को कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947 को। इसको भी ध्यान में रखना है। अगली दिनांक कौन सी ध्यान में रखनी है? अगली दिनांक ध्यान में रखनी है 26 नवंबर 1949। कौन सी ध्यान में रखेंगे? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारत के संविधान के निर्माण का कार्य क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। भारत का संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। और इस दिन संविधान को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इस दिन भारतीय संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू हुए, जिसका उल्लेख आर्टिकल 394 में किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 को आपको क्या ध्यान में रखना है? इस दिन संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा? समय लगा। इसी दिन आपको और क्या ध्यान में रखना है? इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू किया गया। अब आंशिक रूप से लागू करने का क्या मतलब हुआ? तो आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए। तो ध्यान से सुनिएगा, इस दिन महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इस दिन महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आप सबको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 394 है। टोटल कितने आर्टिकल है? 395। लेकिन जो आर्टिकल 394 है, इसमें स्पष्ट रूप से उन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है जो किस दिन लागू हुए थे? 26 नवंबर को। 15 तो वो हो गए, और एक कौन सा? ये खुद, यानी 15 और एक कितने? 16। तो आपको ध्यान में रखना है 15 + 1 बराबर कितना? 16। और 1 का मतलब क्या? 394। 394 में स्पष्ट रूप से उन अनुच्छेदों का उल्लेख कर रखा है जो आपके कब लागू हुए थे? 26 नवंबर को लागू हुए थे। और इसी आर्टिकल 394 में लिखा गया है कि बाकी के अनुच्छेद आपके कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाएंगे? लागू किए जाएंगे। तो 394 थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 394 में 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो 15 अनुच्छेदों का उल्लेख
15 अनुच्छेदों का उल्लेख जो इस दिन लागू हुए, जो इस दिन लागू हुए। 15 अनुच्छेदों का उल्लेख जो इस दिन लागू हुए, और उसमें आपको ध्यान में रखना है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप ध्यान में रख सकते हैं नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, और नागरिकता से संबंधित मतलब आर्टिकल 5, 6, 7 है ना। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 60। अगला आप ध्यान में रख सकते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन आयोग आर्टिकल कौन सा, 324। इनके अलावा दो और आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। एक तो अंतरिम संसद, अंतरिम संसद का उल्लेख आप ध्यान में रखना है आर्टिकल 379, और इसके अलावा अस्थायी राष्ट्रपति, अस्थायी नहीं मैं ऐसे कहूंगा, आर्टिकल 380 में लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति, संविधान सभा के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति, चुने गए राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान कौन सा है, आर्टिकल 380। हालांकि इन दोनों को जो है ये बाद में समाप्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में संविधान सभा के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव तो कौन करती है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। लेकिन एक बार 1952 तक, यानी 1950 से 1952 तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद, वो पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित थे। फिर 1952 में जब संसद का गठन हुआ तो संसद ने चुना, राज्य विधानमंडलों ने, और उसके बाद जो है फिर यानी 2 बार जो है राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन शपथ कितनी बार मानेंगे अपन, 3 बार। क्यों, देखिए जरा, सबसे पहली बार बात करें तो 1950 से लगाकर 1952 तक राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद, और यहां पर किन के द्वारा चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा के द्वारा। किनके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 1952 से लगाकर 1957 तक फिर राष्ट्रपति कौन रहे थे, राजेंद्र प्रसाद रहे थे, और उसके बाद 1957 से लगाकर 1962 तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। तो कुल कार्यकाल कितना था इनका, कुल कार्यकाल था 12 वर्ष तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे भारत के। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर्टिकल 379 में अंतरिम संसद, और अंतरिम संसद का मतलब है कि जब तक स्थायी संसद का निर्माण नहीं होगा तब तक ये संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य करेगी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। और जब तक संसद गठन नहीं होगी, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुना जाएगा, तब तक जो है ये संविधान सभा के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और इसी आर्टिकल 394 में दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अन्य अनुच्छेद जो है कब लागू होंगे, अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या होंगे, लागू होंगे। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। वो आर्टिकल आपको जरूर ध्यान में रखना है, कौन सा, 394। अगली डेट आपको ध्यान में रखनी है, वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। देखिएगा, 24 जनवरी 1950 के संदर्भ में बात करें तो आपको यहां ध्यान में रखना है, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन, संविधान सभा की अंतिम बैठक का क्या होता है, आयोजन। संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन होता है। और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, इसमें कितने 284 सदस्यों ने भाग लिया। 284 सदस्यों ने क्या लिया, भाग लिया था। प्रथम बैठक में कितने लिया था, 207, और अंतिम बैठक में कितने, 284 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो 284 जो मेंबर थे, इन सभी ने संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर। 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे, आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया भारतीय संविधान पर? 284 सदस्य। अंतिम बैठक में कितने मेंबर आए? 284 सदस्य। और इन सभी ने भारतीय संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर। कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किया गया? यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किया? तो आपको ध्यान में रखना है, इन 284 सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। कितनी प्रतियों पर? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। 3 प्रतियां कौन कौन सी? देखिए जरा, सबसे पहले यह संविधान की मूल प्रति थी। इसके बाद दूसरी प्रति जिस पे पेंटिंग बनी हुई थी, चित्रकारी, यह संविधान की कैसी प्रति थी? मूल प्रति। और तीसरी जो प्रति थी ये हिंदी भाषा में थी। पहली 2 मूल प्रतियां कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में। जबकि तीसरी प्रति कौन सी भाषा में थी? हिंदी भाषा में थी। इस पर भी हस्ताक्षर किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। कितने मेंबर ने हस्ताक्षर किए? 284। 284 ने क्यों किए? क्योंकि इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा भी था अंतिम बैठक में कि मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा, मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं भारतीय संविधान का निर्माण हिंदी भाषा में नहीं करवा पाया। ये बात किन्होंने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था कि मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं भारतीय संविधान का निर्माण हिंदी भाषा में नहीं करवा पाया। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। संविधान की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। और उसके बाद में हिंदी में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। और क्या हुआ था 24 जनवरी को? अगला देखिए जरा, 24 जनवरी को ही भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन, जन गण मन है ना, जन गण मन। जबकि राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। इन दोनों को क्या दी गई? मान्यता दी गई। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता कब दी गई? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता आपके 24 जनवरी 1950 को दी गई। कब दी गई? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या प्रदान की गई? मान्यता प्रदान की गई। इसी दिन आपको ध्यान में रखना है 24 जनवरी को ही और क्या ध्यान में रखना है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था? निर्वाचन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था? निर्वाचन। और जैसे ही किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, गणतंत्र घोषित होता है। लेकिन शपथ 26 जनवरी को ली थी, इसलिए गणतंत्र घोषित हुआ कब था? 26 जनवरी को। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया था? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन जो है संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर जो थे, ये संविधान सभा के सचिव थे। कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे। कौन? HVR अयंगर। और इन्होंने ही राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। HVR अयंगर ने राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका का निर्वहन किन्होंने किया था? HVR अयंगर ने। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या निर्वाचित किया गया। अपन सारी बातें कब की कर रहे हैं? 24 जनवरी 1950 की। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान कर दी। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, फिर राष्ट्रध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई? वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, अपन बात करें किसकी? राष्ट्रध्वज की। राष्ट्रध्वज को मान्यता के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई कब?
तो ध्यान से सुनिएगा, 22 जुलाई, कौन सी जुलाई को? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गई। और राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रध्वज का निर्माण किया था पिंगली वेंकैया ने। किन्होंने किया था? ये जो अपना तिरंगा है इसका निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। और तिरंगे को मान्यता कब दी गई? तो तिरंगे को मान्यता दी गई थी 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि इसके बाद 15 अगस्त को तो अपने फहरा ही दिया था क्या? तिरंगा। मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता कब दी गई थी? वो आपको ध्यान में रखना है, 24 जनवरी 1950 को। और क्या हुआ था 24 जनवरी को? 24 जनवरी को ही संविधान सभा की बैठक को समाप्त कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक को भंग, या अपन कह सकते हैं क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की बैठक को भंग या क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यह भी कहा गया कि जब तक स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाता, स्थायी संसद का निर्माण, जब तक स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाता, स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यह संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी? अंतरिम संसद के रूप में। किसके रूप में कार्य करेगी? अंतरिम संसद के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। और अंतरिम संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अंतरिम संसद का उल्लेख आर्टिकल 379 में अंतरिम संसद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आगे देखिएगा, मैंने कहा अंतरिम संसद के संदर्भ में बात के तो आपको ध्यान में रखना है कि जब तक स्थायी संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। और ये जो अंतरिम संसद होगी, क्या होगी? ये जो अंतरिम संसद होगी, इस अंतरिम संसद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अंतरिम संसद की जो है ये अध्यक्षता की जाएगी किनके द्वारा? जी.वी. मावलंकर के द्वारा। अंतरिम संसद की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी? जी.वी. मावलंकर के द्वारा। और जी.वी. मावलंकर को अपन कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और आगे जाकर जब लोकसभा का गठन हो गया तो गणेश वासुदेव मावलंकर ही लोकसभा के क्या बने? प्रथम अध्यक्ष बने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर बने। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग, अर्थात संविधान सभा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कब की बात करें अपन? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य आए थे? 284। अब सदस्य संख्या को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक क्रम में ध्यान में रखिएगा, डेट वाइज। देखिए जरा, सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो मैंने कहा कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में 389 मेंबर थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछे कि विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद, और विभाजन के बाद क्या किया गया था? संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का क्या किया गया था? पुनर्गठन। और पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा संविधान सभा की प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप ध्यान में रखेंगे 207। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 211। और अगला प्रश्न आपसे पूछे कि बताइएगा जरा संविधान सभा की अंतिम बैठक में, संविधान सभा की अंतिम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अंतिम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। इस प्रकार से सारे सदस्यों को एक साथ लिख लीजिए ना, ताकि याद भी रहे, और याद भी कैसे रहे? लंबे समय तक आपको ध्यान में रहे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक में आपको ध्यान में रखना है 389। विभाजन के बाद
यानी पाकिस्तान के अलग होने के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था उसके बाद रही थी 299। प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को 207 मेंबर आए। प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्य थे। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि अंतिम बैठक में कितने आए, 284, और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे, 284। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली दिनांक आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू। संविधान पूर्ण रूप से लागू। और जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 तो क्या थे, अनुच्छेद। क्या थे, 395 अनुच्छेद। इनके अलावा आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान के 22 क्या थे, भाग, और 8 क्या थी, अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कब, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसी दिन 26 जनवरी को ही हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी, शपथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी, शपथ ली थी। कब, 26 जनवरी 1950 को। और जैसे ही किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उस देश को क्या कहते हैं अपन, गणतंत्र, अर्थात भारत को गणतंत्र या गणराज्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, गणतंत्र या गणराज्य घोषित किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि भारत को गणतंत्र या गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो भारत को गणतंत्र या गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी, शपथ ली थी। तो ये थी संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिनांक। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अपने डेट के बारे में बात की थी 9 दिसंबर 1946। दूसरी बात की थी 10 दिसंबर 1946। 10 दिसंबर 1946। तीसरी आपको ध्यान में रखनी है 11 दिसंबर 1946। फिर ध्यान में रखनी है 13 दिसंबर 1946। फिर ध्यान में रखनी है कौन सी, 22 जनवरी 1947। फिर ध्यान में रखनी है कौन सी, 29 अगस्त 1947। फिर ध्यान में रखनी है कौन सी, 30 अगस्त 1947। फिर ध्यान में रखनी है कौन सी, आपको ध्यान में रखनी है 26 नवंबर 1949। फिर ध्यान में रखनी है 24 जनवरी 1950। और अंतिम ध्यान में रखनी है कौन सी, 26 जनवरी 1950। तो ये संविधान निर्माण को लेकर कुछ दिनांक थी जिसके बारे में अपने बात की। संविधान निर्माण को लेकर दिनांक के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछे तो अगर आपको ये दिनांक ध्यान में है तो दिनांक से संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में प्रारूप समिति कब बनी, 29 अगस्त 1947 को। अम्बेडकर साहब को अध्यक्ष कब बनाया गया, 30 अगस्त 1947 को। संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा को कब भंग कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को। और भारत में राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ कब ली थी, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। और संविधान पूर्ण कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यहां पर दो अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यह हो सकता है कि 9 दिसंबर से लगाकर 26 नवंबर तक जो है ये समय लगा आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह समय किसका लगा था, संविधान निर्माण का। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सबको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
लेकिन साथियों प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे और क्या पूछे कि बताइएगा जरा संविधान सभा के प्रथम बैठक से लगाकर, संविधान सभा के प्रथम बैठक से अंतिम बैठक, संविधान सभा के प्रथम बैठक से अंतिम बैठक में लगा समय, अंतिम बैठक में लगा समय। और प्रथम बैठक से अंतिम बैठक का मतलब है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बीच में समय लगा था 3 वर्ष से अधिक। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 वर्ष मत करके आ जाना, 3 वर्ष से अधिक का समय, 3 वर्ष से अधिक का समय लगा था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न पूछे संविधान निर्माण में कितना समय लगा तो कौन सा करेंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और अगर प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, क्या प्रश्न पूछे कि संविधान की प्रथम बैठक से अंतिम बैठक में कितना समय लगा, तो क्या ध्यान में रखेंगे, 3 वर्ष से अधिक का समय लगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी संविधान निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण दिनांक, जहां से अच्छे प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे संविधान सभा को लेकर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, यानी संविधान सभा के जो है उपाध्यक्ष कौन बने थे, सचिव कौन थे, पेंटिंग का काम किसने किया, चित्रकारी का काम किसने किया, कहां से कितने सदस्य आए, उन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।